हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th फिजिक्स में एनसीईआरटी के प्रश्न एवं उनके हल में अतिरिक्त प्रश्न एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे। इस एडिशनल क्वेश्चंस की आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और 1.25 ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 1.25 ये क्वेश्चन है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आइए इसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अपनी बुक आप लोग निकाल लीजिए और अपने बुक में 1.25 ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए। एडिशनल क्वेश्चन है आपके 1.25 और इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। 1.25 का देखिए ये क्वेश्चन है कि 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो एक नियत वैद्युत क्षेत्र है, नियत वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से लिखते हैं। ई इक्वल्स हो गया हमारा 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये न्यूटन पर कूलाम हो गया और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। 12 आधिक्य, तो उस पर उसका Q हम निकाल लेते हैं कि कितना उस पर आवेश होगा। Q बराबर Ne। 12 इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है तो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलाम आवेश होता है। 12 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा 1.92 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। इतना कूलाम का उस पर ऋण आवेश है। ये मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से लिया गया है। यहाँ तेल का जो घनत्व है, तेल के घनत्व को हम लोग रो से लिखें तो तेल का घनत्व दिया गया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको हम लोग किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम इसको कन्वर्ट कर दें, या एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तेल के बूंद की जो त्रिज्या है इसका आकलन करना है, मतलब त्रिज्या को हम लोग R से अगर ले लें तो इस बूंद की त्रिज्या का हमें आकलन करना है। आपको G का मान दिया गया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको G का मान दिया गया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, हमको सब मीटर में ही कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, तो सब मीटर में ही हम कन्वर्ट कर लें। देखिए 1.26 है, ये ग्राम है, तो 10⁻⁻³ ये आपका किलोग्राम हो गया और एक सेंटीमीटर में आपके हो गए 10⁻⁻² मीटर और इसका क्यूब कर दें तो आप देखिए 1.26 इंटू ये 10⁻⁻6 होगा, ऊपर गया ये +6 हो गया, इसमें से 3 घट गया आपका, तो 10⁻³ आपका 3 क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया। अब आइए देखते हैं कि जैसे एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र ये इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉनों की आधिक्य थी, तो ये सब मिल करके मान लेते हैं एक बूंद बनाया और उस बूंद पर ये ऋणावेश है। अब बूंद अपने भार के कारण नीचे की तरफ गिरेगा, अपने भार के कारण उसका भार mg ये नीचे की तरफ गिरेगा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र इस पर अप्लाई है, तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होने के कारण चूंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका बल लगेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना E बराबर F/Q, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, F बराबर E इंटू Q। तो ये Q जो E इंटू Q जो आवेश पर लगने वाला बल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, E इंटू Q।
ये ऊपर की तरफ ये लगेगा। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये आपका G नहीं है, Q है, E इंटू क्यू। तो संतुलन की स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि हमारा E इंटू क्यू जो होगा, E इंटू क्यू, ये कितने के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। mg, m क्या हुआ, इस तेल की बूंद का द्रव्यमान। द्रव्यमान हमको कहीं दिया नहीं गया है, तो द्रव्यमान घनत्व बराबर जैसे होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ से हम द्रव्यमान की जगह पे क्या लिख देंगे, घनत्व गुणे आयतन। ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, क्या होगा हमारा, रो इंटू वी इंटू जी। यहाँ से हम लोग समझते रहते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और इसे आप समझिए और यहाँ हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो यम की जगह पे रो और वी हम यूज करें। अब रो घनत्व तो हमको दिया गया है और आयतन कितना होगा, देखिए रो इंटू बूंद का आयतन एक गोले के रूप में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब और ये हो गया g। अब यहाँ से हम आर क्यूब निकाल लेते हैं। देखिए आर क्यूब हमारा कितना हो गया, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 3e इंटू क्यू बाई 4 रो पाई 4 रो पाई और आपका g हो गया। सबका मान लिख देते हैं, तो 3 इंटू ई का मान यहाँ से है 2.55 इंटू 10⁴ और क्यू का मान आप लोगों ने निकाला है 1.92 इंटू 10⁻⁻18, ये कूलाम हो गया, बाई 4। घनत्व तो आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, मात्रा को बदलते हुए 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। रो हो गया, पाई का मान 3.14 हो गया और जी आपको दिया गया है 9.81। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू हमारी आ रही है, ये आना है 0.946 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻18। ये आर क्यूब की वैल्यू है और आर की वैल्यू हमारी होगी 0.946 इंटू 10⁻⁻18 होल इज टू द पावर 1/3। ये कैलकुलेट करने पर वैल्यू आनी है 0.981 इंटू 10⁻⁻6। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये वैल्यू हमारी हो गई मीटर में। और अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिलीमीटर में हमारा हो गया 9.81 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन था 1.25। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भार ये नीचे की तरफ mg कार्य करेगा और इस पर लगने वाला वैद्युत बल ये ऊपर की तरफ EQ कार्य करेगा। दोनों को आप बैलेंस कर लीजिए, जो मान दिया गया है उसके मान में कन्वर्ट कर लीजिए m को। आप रो और r इसके मान में आपको आयतन डालने पर कन्वर्ट हो जाएगा ये, और इस तरह से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका था 1.25। अगला है हमारा क्वेश्चन 1.26 में आप देखिएगा कि इसमें चित्र दिए गए हैं। चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से कौन संभावित स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करते हैं। आपको फिगर दिए गए हैं और इस फिगर में ये दिखाना है कि कौन से स्थिर वैद्युत क्षेत्र ये निरूपित नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे पहला ए वाला है, इसमें जो आपको बल रेखाएं दिखाई गई हैं ये कैसी हैं, ये सदैव पृष्ठ के लंबवत नहीं हैं। और जबकि हम जानते हैं कि पहले वाले फिगर में या किसी भी फिगर में जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो पहला हमारा हुआ कि खींची गई वैद्युत बल रेखाएं ये गलत हैं,
क्योंकि बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब दूसरे वाले में देखिए आप, बी वाला जो है, इसमें जो बल रेखाएं आपको दिखाई गई हैं, तो पहले वाले में तो ऊपर से आप देखिए प्लस से माइनस की तरफ दिखाई गई हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अब जब दूसरा वाला आप देखेंगे तो इसमें माइनस से प्लस की तरफ दिखाई गई हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ नहीं होता है। खींची गई बल रेखाएं ये भी गलत होंगी, क्योंकि बल रेखाएं कभी भी ऋण आवेश से प्रारंभ होकर के और धन आवेश की तरफ नहीं जा सकती। अब सी वाला देखते हैं। सी में दोनों धनावेश है और धनावेश से बाहर की तरफ ये बल रेखाएं दिखाई गई हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित होती हुई भी दिखाई गई हैं, इसलिए ये सही है। तो सी में हम लिखेंगे खींची गई बल रेखाएं ये सही हैं, क्योंकि धनावेश से प्रारंभ होकर और उसे दूर जाता हुआ यह दिखाया गया है। डी देखिए, डी में भी आपकी खींची गई बल रेखाएं गलत हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं, जबकि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, तो डी वाला भी आपका गलत हुआ। ई में भी आप देखिए, बीच में देखिए दो लूप दिखाए गए हैं, तो कभी भी बल रेखाएं ये लूप नहीं बनाती हैं, तो खींची गई बल रेखाएं ये गलत हैं, क्योंकि वे सभी बंद लूप कभी नहीं बना सकती। तो ये था आपका 1.26, सिर्फ फिगर दिया गया है और फिगर के अनुसार ही आपको ये लिख देना था। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.27 देखते हैं। और इसका सलूशन देखते हैं। देखिए 1.27 है क्या, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, z दिशा के अनुदिश है, परंतु वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ये नियत नहीं है। परिमाण E जो है ये नियत नहीं है। इसमें एक समान रूप से z दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, z दिशा के अनुदिश जो लग रहा है ये 10⁵ न्यूटन पर कूलाम ये लग रहा है। तो हम चलिए ऐसे EZ लिख दे रहे हैं इसको, मतलब z दिशा के अनुदिश जो वैद्युत क्षेत्र है इसको ऐसे भी नोट कर ले रहे हैं, जैसा भी प्रश्न कहेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, 10⁵ ये न्यूटन पर कूलाम z दिशा के अनुदिश ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। प्रति मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। अच्छा, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। इस z दिशा में इतना न्यूटन पर कूलाम प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब E का मान यहाँ कांस्टेंट नहीं है, बल्कि z डायरेक्शन में 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक z दिशा के कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻7 कूलाम मीटर के बराबर है। मतलब टाउ का मान आपको दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻7 कूलाम मीटर, ये कूलाम मीटर आपको दिया गया है के बराबर है कितना बल तथा बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। आपको बल भी ज्ञात करना है और बल आघूर्ण भी ज्ञात करना है कि ये कितना बल और कितना बल आघूर्ण के का अनुभव करेगा। यह ऋणात्मक z दिशा में, ये जो टाउ दिया गया है ये -z दिशा में, -z दिशा में ये टाउ का मान दिया गया है। अब देखिए इस प्रश्न में एक असमान वैद्युत क्षेत्र E दिया गया है। क्या दिया गया है? एक असमान वैद्युत क्षेत्र E दिया गया है और द्विध्रुव आघूर्ण P
ये दिया गया है। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल क्या होगा, सबसे पहले इसका हम गणना करते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे टाउ बराबर जो होता है, टाउ बराबर आपका है P इंटू ई। और जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को, मतलब जैसे बलाघूर्ण, ये टाउ बराबर हम लिखते हैं एफ आर या एफ डी, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एफ एक्स। तो टाउ की जगह पे अगर हम एफ एक्स लिख दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं एफ इंटू एक्स, या एक छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ इंटू डी एक्स बराबर ये हो गया पी इंटू ई, जबकि ई भी आपके एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये तीनों में लिया जा रहा है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, एफ बराबर हम लेंगे पी, और ई ही परिवर्तनशील है, ई परिवर्तनशील, पी तो निश्चित है। तो आपका क्या हो गया, इसको डी ई हम ले रहे हैं, डी ई, तो हमारा हो गया डी ई बाई डी एक्स। तो एक्चुअली एफ बराबर पी इंटू डी ई बाई डी एक्स हो गया। अब हम तीनों डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो एक्चुअली हमारा क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू बी, अब पी एक्स के डायरेक्शन में हम लिखेंगे पी एक्स डेल ई बाई डेल एक्स, प्लस वाई के डायरेक्शन में लिखेंगे पी वाई डेल ई बाई डेल वाई, और z के डायरेक्शन में लिखेंगे पी जेड हमारा डेल ई बाई डेल जेड। तो इसे समझना सबसे ज़रूरी है। टाउ बराबर पी ई, एक छोटे ई के लिए अवयव अगर खंड हम लेते हैं तो डी ई अगर लिख दे रहे हैं तो टाउ बराबर पी डी ई हो गया, ये डी है आपका पी डी ई। अच्छा, टाउ की जगह पे हम एफ डी एक्स लिख सकते हैं, तो एफ डी एक्स बराबर पी डी ई, एफ बराबर पी डी ई बाई डी एक्स। तो ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद तब ये वैल्यू आपकी निकलती है। क्या हो गया हमारा, एफ इक्वल्स टू बी पी डी ई बाई डी एक्स प्लस पी वाई डी ई बाई डेल ई बाई डेल वाई, ऐसे ही पी जेड डेल ई बाई डेल जेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि ई केवल जेड अक्ष के अनुदिश है, तो ई केवल जेड अक्ष के अनुदिश है, अनुदिश है। आप देखिए हमने ई जेड यहाँ लिख दिया था, तो केवल जेड अक्ष के अनुदिश है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश 0 होगा, डेल ई बाई डेल एक्स ये हमारा 0 होगा, और वाई अक्ष के अनुदिश भी हमारा 0 हो गया, डेल ई बाई डेल वाई ये भी हमारा 0 हो गया। और जो हम लोगों ने यहाँ ई जेड लिखा था, तो अभी हमको मालूम नहीं था किस तरह से लिखना है, ये क्वेश्चन के अनुसार ही हमको लिखना पड़ता है। तो इस तरह से अब हम क्या लिख देंगे, डेल ई बाई डेल जेड। अब ये डेल ई बाई डेल जेड, ये जेड अक्ष के अनुदिश जो आपने ई जेड लिखा है, और ये कितना हो गया 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरह से क्वेश्चन के अनुरूप पहले हम ये लिखते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो हमने टाउ लिखा है माइनस जेड दिशा में है, तो द्विध्रुव आघूर्ण पी जेड ये ऋणात्मक जेड दिशा में है, अतः पी जेड ये द्विध्रुव आघूर्ण है। एक मिनट, पी जेड जो है ये कुल द्विध्रुव आघूर्ण, बलाघूर्ण नहीं है, टाउ नहीं है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ये माइनस जेड दिशा में, यहाँ काउंट करिए P, और इसी को चूंकि माइनस जेड दिशा में है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्या पी जेड इक्वल्स टू बी -10⁻⁻7 कूलाम मीटर। ये माइनस जेड दिशा में है आपका P का मान, तो 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। तो पी जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं, माइनस कर देते हैं, जेड दिशा के विपरीत हो गया, माइनस जेड दिशा में हो गया 10⁻⁻7, ये कूलाम मीटर हो गया। अब एफ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
F बराबर हमारा क्या हो गया, ये F बराबर आपका पी जेड इंटू डेल ई बाई डेल जेड। तो पी जेड हमारा हो गया -10⁻⁻7 और डेल ई बाई डेल जेड ये 10⁻5। वास्तव में पी ई का ही केवल यहाँ रोल है, पी और ई का मल्टीप्लाई ही करना है जो आपको यहाँ मिला है P इंटू ई। लेकिन अब डायरेक्शन समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं, अन्यथा आप सीधे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि माइनस आपका पी जेड हो गया और इंटू डेल ई बाई डेल जेड हो गया 10⁻5 हो गया। और इस तरह से ये वैल्यू हमारी हो गई -10⁻⁻2 न्यूटन। तो माइनस होना ये क्या बता रहा है कि माइनस जेड दिशा में कार्य कर रहा है। जो आपका बल F होगा वो माइनस जेड दिशा में कार्य करता है, ये माइनस जेड दिशा में कार्य करता है। और बलाघूर्ण आपका क्या हो गया, बलाघूर्ण आपको ज्ञात करना है। यहाँ आपका लगने वाला बल ज्ञात करना था और बलाघूर्ण आपको टाउ ज्ञात करना था। तो बल आघूर्ण टाउ, बलाघूर्ण टाउ बराबर हम क्या लिखते हैं, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब चूंकि विपरीत दिशा में है इसलिए थीटा आपका 180 अंश हो जाएगा। तो पी ई साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए पी ई इंटू 0 हो जाएगा और आपका कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो ये इस तरह से हमको समझना है। अब अगला हम लोग देखते हैं 1.28। 1.28 में भी आपके फिगर हैं। इस फिगर को देखते हुए ही हमको सवाल करना है। किसी चालक A जिसमें चित्र A के अनुसार कोई कोटर गुहा कैविटी है को Q आवेश दिया जाता है। कोई चालक A है, दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। इसमें अलग अलग फिगर दिए गए हैं तो एक एक पॉइंट लेते हैं। चलिए, वन 1.28 ये देखते हैं। इसका ए में आपको दिया गया है, एक फिगर दिया गया है। ये फिगर कुछ इस तरह से है। चलिए, ऐसे ही हमने फिगर ले लिया। यहाँ एक कैविटी दी गई है, ये कैविटी आपकी ए है और ये क्यू आवेश है। अब दर्शाइए कि समस्त आवेश ये चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो जो ये कैविटी कोटर दिया गया हुआ है, इसको लेते हुए, इसको घेरते हुए एक हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ये डॉट्स हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक गॉसियन पृष्ठ हमने लिया, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हुआ। चूंकि चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होना चाहिए। देखिए, जो भी हम एक गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं तो चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो जब चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन द होल इंटीग्रेशन आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ये वैल्यू होनी चाहिए और ई की वैल्यू आपकी 0 है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र ना होने के कारण ये 0 हो गया। लेकिन गॉस परिमेय हमारा क्या कहता है, गॉस परिमेय से देखिए, ये हम लिख देंगे कि ई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ये चालक है, इस चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये बाहर ही रहता है। और गॉसियन
प्रमेय से हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी ए, ये क्या होता है, क्यू बाई एप्साइलन ज़ीरो। ये वैल्यू है हमारी क्यू बाई एप्साइलन ज़ीरो। इनको बराबर कर लेते हैं तो क्यू बाई एप्साइलन ज़ीरो हमारा हो गया ज़ीरो, तो क्यू की वैल्यू हो गई शून्य। क्यू की वैल्यू शून्य होना क्या बता रहा है कि चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, अतः आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होता है। चालक आवेश जो है बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होता है। इसका बी वाला पार्ट लेते हैं, बी खंड है। बी देखिए, बी कह रहा है कि जब चालक कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश Q है कोटर वह कैविटी में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक बी चालक ए के विद्युत रोधी रहे। अच्छा, विद्युत रोधी कर दिया जाता है। यह दर्शाइए कि चालक ए बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q होगा। अब बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश आपको ज्ञात करना है। उसमें यह है बी वाले पार्ट में कि ये आपका मान लेते हैं ये दिया गया है, और जो कैविटी आपकी दी गई है ये ऐसे कैविटी है, इस पर माइनस Q आवेश इसमें घुसा दिया जा रहा है। एक मिनट, जिस पर Q आवेश है, एक अन्य चालक B है, कोई अन्य चालक B जिस पर Q आवेश है, ये एक B चालक है, ये B चालक ले लेते हैं और इस पर Q आवेश है, ये B चालक है और इस पर Q आवेश है, ये कैविटी में घुसा दिया जा रहा है। तो ये भी कैविटी में घुसा दिया जा रहा है और ये विद्युत रोधी है। तो प्रेरण के प्रभाव से ये चालक ए का जो भीतरी सतह है, ये आपका चालक ए हुआ, और चालक ए का जो ये भीतरी सतह हुआ, इस पर ये माइनस Q आवेश उत्पन्न कर देगा प्रेरण के कारण। इसमें ये B घुसा दिया गया है और ये कैविटी है, तो कैविटी के भीतरी पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और भीतरी पृष्ठ पर ये जैसे गॉसियन पृष्ठ ये ले लेते हैं, और जब इस पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया है तो बाहर इस पृष्ठ पर उतना ही प्लस Q उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि इस पर Q आवेश पहले से ही उत्पन्न है, पहले से ही आपको दिया गया है। तो इस तरह से पृष्ठ पर जो कुल आवेश हो गया वो कितना हो गया, प्रेरण के कारण ही हम देख ले रहे हैं। अब गॉसियन पृष्ठ के कारण देखते हैं। गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश हुआ, ये Q आवेश B के कारण धंसा दिया गया है और इसके पृष्ठ पर माइनस Q आवेश है, तो कुल आवेश हो गया आपका ज़ीरो। कुल आवेश आपका ज़ीरो हो गया। तो गॉस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, E डॉट डी ए ये हो गया हमारा एक Q आवेश और एक प्रेरण के कारण कैविटी के भीतर माइनस Q आवेश हुआ और बाई एप्साइलन ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से ये आपका ज़ीरो हुआ। ये ज़ीरो होना क्या बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य होगा। तो कोटर के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो जब कोटर के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो गया तो चालक के बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश, ये जैसे प्रेरण के कारण ये माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। तो वैसे भी आप कर सकते हैं और यहाँ इतना दिखा भी सकते हैं। तो बाह्य पृष्ठ पर ऐसे लिखते रहे हैं, बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश, बाह्य पृष्ठ पर जो आपका कुल आवेश हुआ, प्रेरण के कारण यहाँ प्लस Q हो गया और ये आपका Q,
तो कह सकते हैं ये Q प्लस Q होगा। सी वाला देखते हैं, किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय बताइए। अब देखिए, परिरक्षित किया जाना है तो कोटर के भीतर वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं शून्य है, कोई भी उस पर वैद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, अतः कोई भी सुग्राही उपकरण को कोटर के भीतर अगर रख देते हैं तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सी वाला जो है वो इसी बी वाले क्वेश्चन पर ही है, क्योंकि इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र आपने ये शून्य निकाला, और कोई भी सुग्राही सेंसिटिव आपका एपरेटस है, वो सेंसिटिव एपरेटस है जहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो वहाँ उसको रखना है। तो इस तरह से कोटर के भीतर अगर हम रख दे रहे हैं तो वो सुरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.28। वन 1.29 होगा ये, 1.29 देखते हैं। एक खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। यह छिद्र वैद्युत क्षेत्र इसमें है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, जहाँ एन कैप अभिलंबवत दिशा के बहिर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा क्षेत्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। आपको ये दर्शाना है कि छिद्र में जो वैद्युत क्षेत्र है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप है, जहाँ एन कैप ये बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले देखें कि फिगर बना दें कि खोखले गोलीय चालक, खोखले आवेशित गोलीय चालक, तो खोखला है तो ये चलिए देख लेते हैं, ये हमारा खोखला आवेशित गोलीय चालक हो गया। इसका एक पृष्ठ और भी ले लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें एक छिद्र बना दिया जा रहा है, चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ऐसे एक छिद्र बना दिया, ये काट दिया गया, ये लीजिए कट गया, एक इसमें छिद्र बना दिया गया। ये आपका ए हो गया और ये आपका हो गया बी, यहाँ ए बी से इसको काट दिया गया है। अब छिद्र के समीप कोई भी बिंदु हम लोग पी ले लें, तो वास्तव में ये ऐसे ही रहा होगा, जो अभी हम लोगों ने काट, ये ऐसे रहा होगा, डॉट से यहाँ बना दिया, और इसके बाहर छिद्र के समीप ही यहाँ ऐसे हमने कोई बिंदु ये पी ले लिया, छिद्र के समीप ही कोई बिंदु पी लिया। खोखले आवेशित चालक के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र हमें दिखाना है, तो ये E इक्वल्स टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 एन कैप। तो ये देखते हैं कि खोखला जो आवेशित गोला है उसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ये अगर हम लिखें, ऐसे लिख दे रहे हैं कि खोखले आवेशित चालक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, चालक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र E से अगर लिखते हैं तो वेक्टर E इक्वल्स टू बी हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 एन कैप, जहाँ आपका एन कैप ये अभिलंबवत दिशा के बहिर्मुखी एकांक सदिश को व्यक्त करता है। अब देखिए, छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र ये E1 तथा चालक के शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र E2, ये बिंदु P पर दोनों के वैद्युत क्षेत्र ये समान दिशाओं में होंगे। तो
ये देखते हैं कि जैसे छिद्र के कारण, इस छिद्र के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इसका डायरेक्शन ये E1, वेक्टर E1 ले लिए, और इस छिद्र के अलावा अन्य भाग भी हैं और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र हुआ ये लिख दे रहे हैं E2। आप लिख सकते हैं कि छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 तथा चालक के शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र ये E2 है। तो बिंदु P पर दोनों की दिशाएं समान हैं, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र, ये P पर आपका वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर क्या होगा, E1 और प्लस E2, E1 और प्लस E2। तो वेक्टर E1 हो गया हमारा यही सिग्मा बाई एप्साइलन 0, ये E की वैल्यू है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिग्मा बाई एप्साइलन 0, ये n कैप हो गया। अच्छा, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ये 0 है, तो इसे हम एक समीकरण ले लेते हैं, ये आपका E1 हो गया और प्लस ये E2 हो गया, इसे समीकरण 1 ले लिया। चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 है। यदि हम एक कोई बिंदु अन्य Q ले लेते हैं चालक के भीतर, यहाँ कोई बिंदु हमने Q ले लिया, तो छिद्र के ठीक पास भीतर की ओर लें अगर हम ये Q छिद्र के ठीक पास, तब E1 की दिशा ये बदल जाती है। E1 जो है ये है यहाँ P बिंदु पर बाहर की तरफ था और यहाँ भी ये बाहर की ही तरफ रहेगा, लेकिन अब चूंकि खोखला है तो इसका बाहर इस दिशा में होगा, इसलिए ये डायरेक्शन आपका E1 का डायरेक्शन हो गया और E2 का डायरेक्शन आपका वही रहेगा। तो E2 का डायरेक्शन ये हो गया, ये डायरेक्शन ये आपका हो गया E2 का डायरेक्शन। तो भीतर क्या हुआ, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए आपका बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू बी E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1, E आपका 0 होता है, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र आपका 0 है। जैसे यहाँ आपने लिखा तो ऐसे लिख देते हैं, चालक के भीतर, तो चालक के भीतर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, 0 हो गया, और वैद्युत क्षेत्र यहाँ छिद्र के कारण और शेष भाग के कारण ये विपरीत दिशा में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं E2 और माइनस E1, ये हमारा परिणामी E हुआ। ये कहाँ हुआ, Q पर वैद्युत क्षेत्र ये हुआ हमारा, और E की जगह पे हम 0 लिख दें तो हमारा क्या हुआ, E2 माइनस E1, और ये हो गया हमारा ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है कि वास्तव में E1 और E2 का जो परिणात्मक मान होगा वो हमारा बराबर होगा। यहाँ से E1 और E2 का दिशाएं नहीं, ये दिशाएं हटा दीजिए, जो परिणात्मक मान होगा, परिमाण जो होगा वो वास्तव में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। अगर परिमाण हम सिर्फ लें तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से आपका E1 भी E है और E2 भी आपका E है। तो हम लिखना चाहें, चाहे E1 लिखिए चाहे E2 लिखिए, तो आप E1 लिख दीजिए प्लस E1 लिख दीजिए, और ये आपका किसके बराबर हो गया, सिग्मा बाई एप्साइलन 0 एन कैप, सिग्मा बाई एप्साइलन 0 एन कैप, ये 2 हो गया, 2E1 ये बराबर सिग्मा बाई एप्साइलन 0 ये एन कैप हो गया, और यहाँ से हमको E बराबर या E1 बराबर क्या मिल गया, सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0 एन कैप। तो हमें यही ज्ञात करना था कि सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0 एन कैप होता है छिद्र के समीप जो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वास्तव में छिद्र के समीप वैद्युत क्षेत्र आप चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र आपका सिग्मा बाई 2 एप्साइलन 0 एन कैप है।
1.30 देखते हैं ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1.30। ये गॉस का उपयोग किए बिना एक समान रैखिक आवेश लैम्डा के लंबे पतले तार, चलिए एक लंबा पतला तार ये मान लेते हैं, ये आपका लंबा पतला तार हो गया। इस पे एक समान आवेश Q समान रूप से वितरित है। यहाँ कोई भी बिंदु हम O ले लिया। गॉस प्रमेय का प्रयोग किए बिना हमको ये दिखाना है। और रेखीय आवेश घनत्व यहाँ लैम्डा है। वैद्युत क्षेत्र, इससे तार के समीप ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, रैखिक आवेश मान लेते हैं। देखिए यहाँ से r दूरी पर ये कोई भी बिंदु P है, यहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। यहाँ एक छोटा सा कोई अवयव आवेश ये dq हमने ले लिया, जो O से ये x दूरी पर है और x दूरी पर ये dx है। अवयव का जो लंबाई है ये dx है और इस पर जो आवेश है ये dq है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आपका क्या हो गया, dq बाई dx। और यहाँ से हमारा हो गया dq, हम ज्ञात कर लेंगे dq बराबर लैम्डा dx। dq बराबर हो गया हमारा लैम्डा dx। यहाँ से मान लेते हैं ये बिंदु आपका A है और A बिंदु से ये P, इस अवयव के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। मान लेते हैं ये DE हुआ और ये एंगल थीटा ले लेते हैं और इसको इस दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। एक ये घटक हुआ, ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा। तो इस तरह से ये जो घटक होगा ये होगा हमारा DE cos थीटा और ये होगा हमारा DE sin थीटा होगा। अब इस पर अन्य बिंदु आप लेंगे तो DE sin थीटा ये ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा। और इस तरह से पूरे इस रैखिक खंड या पूरा आपके इस तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये प्रभावी वैद्युत क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, ये E cos थीटा के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो DE sin थीटा आपका निरस्त हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। और जो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र होगा, प्रभावी पूरे तार के कारण प्रभावी वैद्युत क्षेत्र, तो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र ये हमारा जो E होगा ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन आपका DE cos थीटा। अब DE cos थीटा की लिमिट क्या होगी, ये मान लेते हैं कि इधर अनंत से और इधर अनंत तक ये लिया जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से हम प्लस इनफाइनाइट तक लेंगे। अब DE की वैल्यू क्या होगी और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, आइए इसको देख लेते हैं। तो आप देखिए DE बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश यहाँ है DQ और DQ बाई ये आपकी दूरी हो गई AP स्क्वायर, DQ बाई AP स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, और DQ की जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा dx। तो यहाँ ही हम लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और DQ की जगह पे हो गया हमारा लैम्डा dx बाई AP स्क्वायर। और cos थीटा हमारा क्या होगा, यहाँ से इस ट्रायंगल से देखते हैं, cos थीटा बराबर R बाई AP, मतलब OP बाई AP हो गया। OP है हमारा R और R बाई हो गया हमारा AP। OP R हो गया और R बाई हमारा हो गया AP। तो ये वैल्यू हम लिख देते हैं। आपका E बराबर हो गया इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, DE हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा dx बाई AP स्क्वायर और इंटू OP ये R है और AP हम AP ही लिख दे रहे हैं। तो
तो ए पी क्यूब हो गया। अब आवश्यकता है हमको ए पी ज्ञात करने की, तो ए पी हमारा क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं। तो ए पी स्क्वायर जो होगा वो ओ पी स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, और सॉरी ओ पी स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और ओ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, और इसका वर्गमूल होना चाहिए, तो इसका पावर हाफ होगा। और ये वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये ए पी स्क्वायर और ए पी का मल्टीप्लिकेशन हो गया ए पी क्यूब। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्साइलन 0 लेमडा डी एक्स इंटू, ये एक्स है, लेमडा डी एक्स इंटू आर और बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल इज टू दी पावर 3/2। ये वैल्यू आपकी हो गई। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। एक्स बराबर ले लेते हैं आर टेन थीटा, एक्स बराबर आर टेन थीटा, डी एक्स बराबर क्या हो गया, आर टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और x की वैल्यू जब हमारी माइनस इनफाइनाइट होगी तो थीटा हमारा हो गया -π/2, और x जब हमारा प्लस इनफाइनाइट होगा तो थीटा बराबर हो गया +π/2। ये आपके लिमिट इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा दिया जाए, और ये मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो e बराबर हमारा हो गया इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 1/4 पाई एप्साइलन 0 आपका हुआ लेमडा डी एक्स, और r की जगह x बराबर आर टेन थीटा हमने दिया है, तो dx की जगह पे हो गया, dx को बदल लेते हैं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू r, तो r के को रहने देते हैं, r आप लेमडा, अच्छा, और dx, हाँ ये dx के लिए r है और ये इंटू r हो गया बाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का मान रखें आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर और होल इज टू दी पावर 3/2। अब आप देखिए 1/4 पाई एप्साइलन 0, और आप ये लेमडा भी बाहर कर लीजिए, लेमडा भी आपका बाहर हो गया, -π/2 टू +π/2। आप देखिए ये आर का मल्टीप्लाई हो गया आपका आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर, यहाँ कॉमन ले लीजिए तो 3/2 है, तो आर स्क्वायर का 3/2 आर क्यूब हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा होल इज टू दी पावर 3/2, तो ये भी सेक क्यूब थीटा हुआ। तो एक सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे एक सेक स्क्वायर बचा, तो आपका बचा क्या, λ/4 पाई एप्साइलन 0 और -π/2 टू +π/2, आपका बचा 1/r ये हुआ, और सेक को ऊपर लेते जाइए, आपका हो गया cos थीटा और डी थीटा। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, बस वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी। देखिए ये E बराबर हुआ हमारा 1/4 पाई एप्साइलन 0 और 1/r, ये लेमडा भी लिख दें, लेमडा 1/r हो गया, और cos थीटा का हो गया sin थीटा, और -π/2 टू π/2, और ये हो गया λ/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू 1/r, और यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन ले लें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें लिमिट की, तो sin π/2 माइनस साइन -π/2, और इस तरह से हो गया λ/4 पाई एप्साइलन 0 1/r हो गया, और ये 1 और ये -1, तो ये हो गया आपका 2। तो इस तरह से E बराबर हमारा क्या हो गया, आप लिख सकते हैं λ/, या लिखते हैं
1/2 और λ/r इस तरह से ये e की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1/2 λ/r या 1/4 2 λ/r। अब अगला जो सवाल होगा हमारा 1.31। अब 1.31 के लिए हम देखते हैं 1.31 ये है कि अब एक ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं से बने होते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क जिसको U से निर्दिष्ट किया गया है और जिस पर +2/3 E ये आवेश है। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। जो स्वयं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये बने होते हैं, इन्हें भी माना गया कि ये क्वार्कों से मिलकर बने हुए हैं और ये 1.31 ये हल है। और जो अप का क्वार्क है जिसको U से लिखा गया है, इसकी वैल्यू है +2/3 E और जो डाउन क्वार्क है उसको D से लिखा गया है और D पर जो आवेश है ये -1/3 E ये इस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनते हैं। कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए गए हैं जो भिन्न असमान प्रकार के द्रव्य बनाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन ये सुझाइए। अब देखिए, जैसे प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +E होता है। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश हो गया ये +E प्रोटॉन पर आवेश हो गया। और प्रोटॉन में अप क्वार्क मान लेते हैं, अप क्वार्कों की संख्या ये A है। सपोज कर लेते हैं, माना प्रोटॉन में अप क्वार्कों की संख्या ये बराबर A है। मान लेते हैं कि प्रोटॉन में अप क्वार्कों की संख्या ये A है। अब ये आपको देखिए बताया गया है कि 3 क्वार्कों से मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बने हुए हैं। तो डाउन क्वार्क आपका क्या होगा, जब अप क्वार्क ये हो गया तो डाउन क्वार्कों की संख्या ये 3 - A हो गया। अच्छा, अब प्रोटॉन की जो संरचना हुई वो A और अप क्वार्कों की संख्या, और मतलब A अप क्वार्कों की संख्या हमने माना है तो A इंटू अप क्वार्क और +3A इंटू डाउन क्वार्क, और ये E के बराबर होना चाहिए। तो जो प्रोटॉन की संरचना है, प्रोटॉन की संरचना के लिए ऐसे आप लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संरचना के लिए आप देखिए, हमने अप क्वार्क को A माना है तो A हो गया, और अप क्वार्क जो हुआ आपका ये U हुआ जो +2/3 E के बराबर हो गया। या आप खाली अप क्वार्क ही लिख दीजिए, चलिए A इंटू अप क्वार्क और प्लस आपका बचा 3 - A, तो 3 - A आपका डाउन क्वार्क, और ये आपका +E के बराबर होना चाहिए। और जो आवेश का मान है ये हम लिख देते हैं, तो A 2/3E पॉजिटिव में और +3 - A और इंटू -E/3, और ये बराबर है आपका E। तो E हम कैंसिल कर दे रहे हैं, आपका हो गया 2A/3 और E सबका कैंसिल कर दिए दोनों तरफ का, आपका हो गया माइनस मल्टीप्लाई कर दें 3/3 1 हो गया, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया A/3 हो गया, और इधर की वैल्यू आपकी हो गई 1,
और ये आपका 3/3, 3a/3 माइनस 3/3 और ये इक्वल हो गया 1। तो इस तरह से a की वैल्यू हम फाइंड करें। 2, हाँ ठीक तो है, ये आपका हो गया 2a/3 और ये आपका 3/3 माइनस में हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और a/3 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, ठीक है। तो ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, a और ये भी हमारा कैंसिल हो गया, 1 इधर आ गया। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो a की वैल्यू 2 होने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन में जो अप क्वार्क होंगे वो 2 होंगे। प्रोटॉन में अप क्वार्क होंगे 2 और डाउन क्वार्क आपका 3-2 मतलब 1। तो अप क्वार्कों की संख्या a बराबर अगर ये आ गया तो डाउन क्वार्कों की संख्या आपका हो गया 3 a मतलब 3-2 ये आपका 1 हो गया। ये अप क्वार्कों की संख्या हो गई जो u से हमने दिखाया और डाउन क्वार्क की संख्या ये d से दिखाई गई। तो इस तरह से प्रोटॉन की संरचना में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होगा। और इस तरह से न्यूट्रॉन पर देखते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर आवेश आपका शून्य है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन के लिए भी देखते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश हमारा शून्य है। तो इसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन में आपके b अप क्वार्क हैं तो 3 - b ये डाउन क्वार्क होंगे। तो b इंटू अप क्वार्क और प्लस 3 - b इंटू डाउन क्वार्क और ये आपका होगा आवेश 0। अप क्वार्क हो गया 2/3e तो ये हो गया 2e/3 हमने लिख दिया, प्लस 3 - b हो गया माइनस इंटू माइनस e/3 ये लिख दिया, ये हो गया हमारा 0। तो e/3 कैंसिल कर दें, उधर हो गया आपका 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2b और -3 और माइनस माइनस प्लस b और ये इक्वल हो गया हमारा 0। तो यहाँ से हमारा आ गया b की वैल्यू आ गई 1। तो b की वैल्यू 1 आने का मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होगा। b हमने अप क्वार्क माना है और 3 - b हम डाउन क्वार्क माने हैं। तो 3 - b ये हो गया हमारा 3 - 1 ये 2 आपके डाउन क्वार्क होंगे और a आपके अप क्वार्क होंगे। तो अप क्वार्क आपका 1 हो गया और डाउन क्वार्क हमारा 2 हो गया। ये न्यूट्रॉन की संरचना के लिए हुआ, अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क 2 और प्रोटॉन के लिए अप क्वार्क 2 और डाउन क्वार्क 1। अगला प्रश्न देखते हैं 1.32 है, किसी यदृच्छा स्थिर वैद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार कीजिए। इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थिति जहां E = भी 0, E का मान 0 है, ये ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। देखिए ए वाला पार्ट ये कह रहा है कि यह देखने के लिए कि छोटा परीक्षण आवेश, ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि अस्थायी संतुलन में, हमको दिखाना है कि अस्थायी संतुलन में होगा। तो मान लेते हैं कि हम अस्थायी संतुलन में हैं। अब अस्थायी संतुलन में है तो अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करके छोड़ेंगे तो वो पुनः अपने जगह पे आ जाना चाहिए। जब परीक्षण आवेश को किसी भी दिशा में थोड़ा सा विस्थापित करते हैं तो ये क्या है, हमेशा उदासीन बिंदु की ओर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उदासीन बिंदु के पास सभी वैद्युत बल रेखाएं ये उसी दिशा में दिष्ट हैं, उसी दिशा में कार्य करती हैं। इसका मतलब
कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश ये कभी भी अस्थायी संतुलन में नहीं है, हमेशा उसको उसी नल पॉइंट जो आपने देखा है जहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति है उसी ओर वैद्युत बल रेखाएं ये दृष्ट करती हैं। इसका बी पॉइंट है, बी पॉइंट के लिए एक फिगर भी बना दिया है, तो बी पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए 1.32 है, तो 1.32 का ए वो केवल हल कर देना है, ऐसे कह देना है, आपको बता देना है कि केंद्र की ओर जो है हमेशा एक बल कार्य कर रहा है, इसलिए ये अस्थायी संतुलन में नहीं है। और बी पॉइंट ये कह रहा है कि Q और Q ये दो आवेश हैं, ये Q है और ये Q है, इस तरह से दो आवेश हैं और इसका यहाँ मध्य बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश ये Q0 है और इस तरह से यहाँ इसके लंबार्धक डायरेक्शन में ये किसी बिंदु P पर ले जाया जा रहा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन ये इस तरह से ये होंगे, ये दर्शाया गया है। अब प्रश्न देखते क्या है। इस परीक्षण पर समान परिमाण वाले चिन्हों के दो आवेश जो एक दूसरे से किसी दूरी पर रखते हैं, सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए। सरल विन्यास के लिए इसको भी अस्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन ये दिखाना है। तो यहाँ देखिए जो Q और Q आवेश ये A और B बिंदु पर रखे गए हैं, A B बिंदु मान ले रहे हैं, Q आवेश ये रखे गए हैं, इनका मध्य बिंदु O है, ये एक उदासीन बिंदु होगा क्योंकि जितना बल इधर कार्य करेगा उतना ही बल यहाँ इधर कार्य करेगा, इसलिए ये शून्य विक्षेप की स्थिति को दर्शाएगा, ये उदासीन बिंदु होगा। अब मान लेते हैं कि कोई भी परीक्षण आवेश Q0 ये है AB के अनुदिश विस्थापित किया जाता है। परीक्षण आवेश AB के अनुदिश ये विस्थापित किया जाता है, A से B के अनुदिश ये विस्थापित किया जाता है। तो जब ये विस्थापित किया जाएगा तो वापस एक प्रवृत्ति ये कार्य करेगा, एक बल ये कार्य, जैसे इसको इधर आप विस्थापित करेंगे, एक बल ऐसा कार्य करेगा जो इसको वापस O पर लाने की प्रवृत्ति रखेगा। O के अनुदिश ये लाते हैं। अब मान लेते हैं O पर लाता है, अब मान लेते हैं कि O से P के मतलब इसके लंबार्धक रेखा के अनुदिश इसको विस्थापित किया गया, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इसको विस्थापित किया गया है। तो जब इस डायरेक्शन में विस्थापित किया जाएगा तो परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल लगेगा जो इसको उदासीन बिंदु O से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। एक जो बल लगेगा जो इस डायरेक्शन में बल लगेगा, इसी डायरेक्शन में इसको ले जाने का ये प्रयास करेगा। इसका मतलब कि Q0 ये अस्थायी संतुलन में नहीं है। तो दोनों ही स्थिति में ये अस्थायी संतुलन में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। .33 इसका हल देखते हैं। प्रारंभ में यक्स अक्ष के अनुदिश Vx चाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक कण ये प्रवेश करता है। देखिए फिगर थोड़ा सा बना देते हैं। ये है आपका प्लस चार्ज और ये है आपका माइनस चार्ज। डायरेक्शन यहाँ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन आपका वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है। कोई भी ये Vx चाल से -q आवेश, ये -q आवेश और यम द्रव्यमान का है, ये इसमें Vx चाल से प्रवेश करता है। Vx चाल से ये प्रवेश कर रहा है। जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा ये प्लस से माइनस की तरफ होगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया।
जो ई से हम डिनोट किए, ये Vx हुआ, ये इस दिशा में इसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होगा, माइनस है इसलिए ये प्लस की तरफ विक्षेपित हो जाता है, इसलिए ये आगे बढ़ते हुए ऐसे प्लस की तरफ ये विक्षेपित हो गया। और मान लेते हैं कि ये वाई विक्षेप यहाँ प्राप्त कर लेता है, इस डायरेक्शन में ये गया और ये वाई विक्षेप प्राप्त कर लेता है। नली की जो लंबाई है, प्लेट की लंबाई है, वो L दे दी गई है। इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ये E बनाए रखते हैं। दर्शाइए कि प्लेटों के अंतिम सिरे पर जो ऊर्ध्वाधर विक्षेप y है, ये ऊर्ध्वाधर विक्षेप y हमें सिद्ध करना है कि y की जो वैल्यू है ये कितनी आनी है, QEL स्क्वायर बाई 2mVx स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेप की गति के साथ इस कण की गति की तुलना कीजिए। प्रक्षेप गति से इसकी तुलना करनी है, तो प्रक्षेप गति की ही तरह इसकी गति होगी। अब देखते हैं माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, तो ये जो वैद्युत बल होगा ये ऊपर की तरफ, ये अप थ्रस्ट फोर्स मतलब प्लस प्लेट की तरफ लगने वाला जो बल होगा, ये बल कितना होगा, ये बल होगा आपका QE के बराबर, F बराबर QE, एक समान वैद्युत क्षेत्र और जो आवेश का मान है। और त्वरण, इस पर जो त्वरण कार्य करेगा ये A बराबर F अपान m, तो Fy बाई m हो गया। Fy का मान ये लिख दीजिए, QE तो आपका हो गया QE बाई m, ये धन प्लेट की ओर जाएगा। अब देखिए जैसे गति का समीकरण हम लेते हैं कि S बराबर हमारा हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें प्रारंभिक वेग आपका 0 और S जो है ये y हमने लिया, तो u अगर 0 कर दिया जाए और यहाँ y कर दिया जाए तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, y बराबर हाफ at स्क्वायर। a का मान रख देते हैं और t की वैल्यू हम लेते हैं, जैसे t बराबर हमको क्या होना चाहिए, t समय में ये इस नली में प्रवेश करके और यहाँ से निकलना चाह रहा है, मतलब t समय तक ये नली में है, कितने वेग से, Vx, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए ये हो गया हमारा हाफ और a की जगह पे हो गया हमारा QE बाई m और समय बराबर दूरी, तो दूरी हो गया L और चाल हो गया हमारा Vx, समय बराबर दूरी बटा चाल और इसका हो गया वर्ग। तो हम क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा QEL स्क्वायर बाई ये हो गया 2 और ये m और Vx स्क्वायर, और यही वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी, ये हमको प्रूफ करना था। और जब हम गुरुत्वीय क्षेत्र में देखते हैं प्रक्षेप का समीकरण, तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेप के समीकरण के बिल्कुल ठीक है, ठीक उसी तरह से है जैसे अगर हम y बराबर लेते हैं तो हाफ GL स्क्वायर बाई 2Vx, ये गुरुत्वीय क्षेत्र में समीकरण के ठीक उसी तरह से है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये जो प्लेटों के बीच गति होगी, ये प्लेटों के बीच लगने वाली गति का जो प्रक्षेप का पथ हो, गति का जो पथ होगा, ये कैसा होगा, प्रक्षेप होगा। और इसी पर आधारित आपका एक सवाल और दिया गया है, ये है आपका 1.34। ये 1.34 जो है ये कह रहा है अभ्यास 1.33 में वर्णित कण के इलेक्ट्रॉन के रूप में कल्पना कीजिए। अब Q का मान ये एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर लिया जाए और Vx का मान यहाँ दिया गया है और प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है, वैद्युत क्षेत्र E का मान 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलाम, ये धन प्लेट ऊपर की ओर, धन प्लेट की ओर है। अच्छा, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा ये ज्ञात करना है आपको, और इलेक्ट्रॉन का मान और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये आपको दिया गया है। तो देखिए फिगर आपका बिल्कुल उसी तरह से ही रहेगा। माइनस, अब ये चार्ज आपका माइनस हो गया, चलिए ये माइनस ई इलेक्ट्रॉन ये इसमें प्रवेश कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी नीचे की ही तरफ है और वाई डिस्प्लेसमेंट ही ले लेते हैं, एल नली की लंबाई ले लेते हैं और मान लेते हैं कि नली के बीच की जो दूरी है ये डी है। ये नली के बीच की दूरी, मतलब नली या प्लेटों के बीच की दूरी ये डी ले लेते हैं। तो आइए इसी समीकरण को देखते हैं। ये आपका होगा, इसी समीकरण का उपयोग करते हैं जो भी हम लोगों ने प्रूफ किया है और इससे आपका 1.34 ये हल हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि y जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये y की वैल्यू कितना कैलकुलेट करेंगे, ये मध्य बिंदु से ले रहे हैं तो एक्चुअली y जो हो गया ये d/2 हो गया। y बराबर हो गया हमारा d/2 और d की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं 0.5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻³ हो गया और बाई 2 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो ये हम लोगों ने y देख लिया और हम लोग सूत्र लगा दे रहे हैं। y बराबर हाफ QE, ये अभी जो हम लोगों ने यहाँ सूत्र लिख ही रखा है, मिटाया नहीं। y बराबर ये हाफ हो गया, ये QE और L, तो ये कितनी दूरी ये जा रहा है, तो मान लेते हैं कि x दूरी ये जा रहा है। यहाँ नली जहाँ टकरा रहा है मान लेते हैं ये x दूरी पर ये टकरा रहा है, ये दूरी हम लोग x ले रहे हैं। तो L की जगह पे हमारा x हो गया, तो ये हो गया हमारा x² बाई 2m, तो 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me लिख दे रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, बाई Vx², तो बाई Vx², सबका मान लिख दे रहे हैं। Q इलेक्ट्रॉन का जो मान हो गया वो कितना हो गया हमें, अच्छा एक चीज़ ये देखिए, हमें ज्ञात ये करना है कि कितनी दूरी पर टकराएगा। तो एक्चुअली हमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा या L का मान क्या होगा। x चाहे लिखिए चाहे आप L लिखिए, तो इसका मान क्या होगा, तो ये ज्ञात करना है। तो यहीं से हम ले लेते हैं x बराबर जो होगा हमारा वो √2, हमने 2 बार लिख दिया है, चलिए एक मिटा दे रहा है। ये हो गया हमारा 2me Vx² और ये इंटू y Q × E। अब सबका मान लिखते रहे हैं। ये हो गया हमारा √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू Vx हमारा दिया गया है 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ और इसका स्क्वायर हो गया। y का मान हम लोगों ने ये निकाला 2.5 × 10⁻³ मीटर बाई Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 और वैद्युत क्षेत्र हमको दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र का मान है 9.1 × 10⁻², तो 9.1 × 10⁻²। बस केवल इस सूत्र में ये वैल्यू आप रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपकी आएगी 1.12 × 10⁻⁻² और इसे आप लिख सकते हैं 1.12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये ऊपरी प्लेट से 1.12 सेंटीमीटर की दूरी पर टकराएगा, यहाँ से 1.12 सेंटीमीटर की दूरी पर टकराएगा। तो इस तरह से आपकी ये अतिरिक्त जो प्रश्न थे, अतिरिक्त प्रश्न आपका ये समाप्त हुआ। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए और अब नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा। धन्यवाद।